हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनको फिनिश कर चुके हैं। अभी हम लोग अपना 10th क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी एक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए 9th क्लास के एनसीईआरटी हम लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी में आप लोग अभी 10th में है तो 9th में आप लोग इज मैटर अराउंड द प्योर चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें एलिमेंट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज शो करता है एलिमेंट के बारे में। आपको जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो चाहिए होगी वो सब आप लोगों ने वहाँ पे कवर किया होगा। ठीक है, यहाँ उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर इसका छोड़िए, हम लोग क्लासिफिकेशन का एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी एक टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, मान के चलो 1 to 12 की बुक्स ऐसे ही एकदम बिखरी हुई पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उनको क्लास वाइज अरेंज करेंगे। क्लास वाइज दो मेनली तरीके हो सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट वाइज अरेंज करना, जैसे लाइब्रेरी शेल्फ वगैरह में, या फिर हो सकता है क्लास वाइज अरेंज करना। लाइब्रेरी में मेनली क्लासीफाई होती है, आप बहुत ईजिली ढूंढ पाओगे उनको, राइट। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्लास वाइज फिर भी ईजी होता है कि फर्स्ट क्लास की बुक से बच्चा अपने सब्जेक्ट का अपने आप उठा लेगा, है ना। ठीक है, वरना बात करें तो एक टेबल के ऊपर बहुत सारी शर्ट रखी हुई है, बहुत सारे कलर्स की, रेड, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ऐसे बहुत सारे शर्ट रखी हुई है। तो क्या करेंगे, एक कलर की शर्ट का ऐसे बंडल बनाते 4 लाइन बना देंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ही किया जा रहा है, एलिमेंट को क्लासीफाई किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है उसको, ताकि हमें उसके बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज पता हो। ठीक है, और हम उनको बहुत ईजिली ढूंढ पाए, बहुत ईजिली उनको अरेंज कर पाए। जैसे लाइब्रेरी में अरेंज कर रहे थे ना, ऐसे ही बहुत ईजिली वहाँ बुक्स अरेंज कर रहे थे, ऐसे एलिमेंट को एक टेबल में अरेंज कर पाए, जितने एलिमेंट आज तक हमारे पास है। समझ पा रहे हो। देखिए अभी अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स है। ओके, उसमें से 98 एलिमेंट्स, 94 एलिमेंट्स नेचुरल है। ओके, अभी 118 एलिमेंट टोटल है, उसमें से 94 एलिमेंट नेचुरल है, कुछ होंगे जो ह्यूमन मेड भी होंगे। ठीक है, ओके आगे चले। देखिए सबसे पहला नेक्स्ट आप लोगों की हेडिंग है अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो शुरुआती अटेम्प्ट्स दिए गए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आप एलिमेंट को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हो, तो जो शुरू के जो क्लासिफिकेशन थे, शुरू में कैसी कैसी कोशिश की गई, उसमें से जो सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स है, उसमें क्या था कि उसको मेटल और नॉन मेटल के बिहाफ पे अरेंज किया गया, इसके बिहाफ पे क्लासीफाई किया गया। हुआ क्या, जितने एलिमेंट्स थे टोटल, उस वक्त जिस साइंटिस्ट ने जिस वक्त अपनी जो क्लासिफिकेशन का चार्ट को प्रिपेयर किया था, उस वक्त जितने होंगे उतना ही डालेगा उसके अंदर, उस टेबल के अंदर। अभी 118 है तो कोई कुछ बनाएगा तो 118 के हिसाब से ही बना रहा है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 है। आगे आने वाले टाइम में 150 भी हो जाए, क्या पता, वो बाद की बात है। तो मेटल और नॉन मेटल, उसने क्या किया, जितने भी मेटल्स थे उन सारे एलिमेंट्स को इधर की तरफ लिख दिया, जितने भी नॉन मेटल्स थे उन सबको इधर कर दिया। मतलब होता नहीं है कि बहुत सबसे इजी क्लासिफिकेशन में से कि बहुत सारा ग्रुप है, एक पूरा ह्यूमन का ग्रुप है, उसमें से मैंने मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया। इसमें भी डिटेल में आप बहुत जा सकते हो, लेकिन बहुत ईजी था, मेल अलग कर दिया, फीमेल अलग कर दिया, दैट्स इट, राइट। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मेटल एंड नॉन मेटल के बिहार पे सबसे पहली कोशिश की गई। अगले साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे डोबिर्नियर स्ट्रेड। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दे रखे, कुछ इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट उनके बारे में बता रखा है, कोशिश बहुत लोगों ने की थी। डोबिर्नियर स्ट्रेड,
देखिए इसमें क्या हुआ, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ग्रुप बनाए हमने ऐसे एलिमेंट्स के जिनके सिमिलर से ना, तो सेम ग्रुप के बच्चे बना देते हैं। लाइक हमको किसी को क्लासिफाई करना है ग्रुप्स में, तो हम ऐसा करते हैं कि जिसको स्पोर्ट्स पसंद है उसको अलग कर देते हैं, जिसको म्यूजिक है, जिसको प्लेइंग डांसिंग एक्सेट्रा ऐसे पसंद है उसको अलग कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया, हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई किए, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किए किसके बिहाफ पे, सिमिलर केमिकल सिमिलर प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, क्योंकि प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, और इसी बिहाफ पे क्या बनाए, ग्रुप। और ऐसा क्या किया, हमने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ट्राइड मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ओके, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। और लास्ट में क्या होता है कि हमने ड्रोबिलियर ने उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की, उसका ग्रुप बनाया, और तीन तीन एलिमेंट, तीन तीन ऐसा होता है ना कि तीन तीन का ग्रुप बना देते हैं। तो उसने सब कुछ करने के बाद ये नोटिस किया कि ऐसा वो सिर्फ तीन ही ग्रुप बना पाया, तीन ही ग्रुप बना पाया। किस बेस पे बनाया बेटा, उसने एटॉमिक मास के बेस पे बनाया, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। जो फंडामेंटल था यहाँ पे वो क्या था, एटॉमिक मास, राइट। तीन है मान के चलो, ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास का रोल क्या होगा कि ए और सी का एटॉमिक मास का एवरेज, ए और सी के एटॉमिक मास का एवरेज लगभग बी के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ए प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू बी। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल देती हूँ एक, ऐसे वो तीन ही बना पाया, उसमें से एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। फर्स्ट लिथियम सोडियम, 1 मिनट, ये 23 होता है, ये 7 होता है, तो कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। 46 माइनस 7 कितना होता है, 39। यहाँ पे आएगा 39। 39 किसका होता है, कैल्शियम का होता है शायद। लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम 20 नंबर होता है, पोटेशियम 19 नंबर, इसका एटॉमिक मास होता है 9। इसका बेटा 6.93 ऐसे होता है, तो मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली पूरा करके 7 बोल रही हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, दोनों को प्लस किया, दोनों का एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास है, दोनों का एटॉमिक मास प्लस किया, मैंने भी किया, उसका एवरेज निकाला, मैंने भी निकाला। हुआ क्या, 46/2 इज इक्वल टू 23। वो अप्रोक्सीमेटली थर्ड वाला जो एटॉमिक, बीच वाला जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आए, ठीक है। तो ऐसे बेटा वो सिर्फ तीन ही ग्रुप बना पाए, जिसमें से एक का मैं नाम लिख चुकी हूँ, बाकी दोनों आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लिख देते एक बार। क्या बेटा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। और तीसरा क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और पहला क्या था बेटा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सिर्फ तीन ही ग्रुप बनाने में सक्सेसफुल हुआ, तो ये बहुत ज्यादा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बहुत सारे एलिमेंट्स रहे होंगे, उसमें से वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर पाया। उसने अपना एक तरीका ढूंढा, वो तरीका सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन बहुत कम एलिमेंट्स पे। अब मैं इंडिया में ऐसा कोई एक मेजरमेंट ढूंढूं या कोई एक ऐसा तरीका निकालूं जिसके बिहाफ पे मुझे इंडिया के लोगों को डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब बांटना नहीं है बेटा, जैसे डिवाइड करते हैं ना, जैसे मान चलो डाटा निकालना है, ठीक है बेटा, मैं डाटा निकालने में सक्सेसफुल हो, जैसे मेरे को क्या बताएं आपको, जैसे मान के चलो मुझे पूरे इंडिया को इसमें कवर करना था, ठीक है। ये भी क्या कर रहा था, सारे एलिमेंट को कवर करने की कोशिश कर रहा था ना, ये चाहता था ना कि मैं उसको क्लासीफाई कर पाऊँ, जितने एलिमेंट्स उस मौजूदा टाइम में है उन सबको क्लासीफाई कर पाऊँ, उनको उनके प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे सिमिलर वालों को सिमिलर के साथ अरेंज कर पाऊँ। जिसमें मुझे पूरी इंडिया को कवर करना था, उसमें सिर्फ मैं रिच क्लास को, जो एकदम होते हैं ना ऊपर की क्रीमी लेयर, सिर्फ उनको अगर मैं उसमें असेंबल कर पा रही हूँ तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम लोग एवरेज या फिर बिलो एवरेज कैटेगरी से है,
जो रिच क्लास से ऊपर की क्रीमी लेयर है वो 100, 500, 1000 कुछ ही लोग रहे होंगे, बाकी सारे तो नॉर्मल मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बीपीएल, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है ना। तो ये इतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा, बट इन्होंने कोशिश की और स्टार्टिंग अटेम्प्ट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो इनसे प्रेरणा पाके ये पूरा कवर हो गया। इंट्रेड्स को कैसे लिखा, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और ये कंप्लीट हो गया, डन। बेटा इनसे प्रेरणा पाके फिर एक नए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोशिश किया क्लासिफाई करने का। नाम है बेटा न्यूलैंड, NEWLANDS, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए डब्ल्यूने से प्रेरणा पाके और भी बहुत सारी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोशिश किया कि वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है न्यूलैंड्स का, ठीक है। ये बात वो बात थी बेटा 1813 समथिंग 1817 की, बेटा ये बात है लगभग 1866 की। सन थोड़े से केमिस्ट्री में इतना मैटर भी नहीं करेगा, आप पूछेगा भी नहीं कि डॉबिनियर ने कब किया, न्यूलैंड में कब किया, ये जो डेट होती है मेनली हिस्ट्री में ज्यादा मैटर करती है। देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या होगा, न्यूलैंड ने क्या किया, जो एलिमेंट्स है ना, जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश की। इन्होंने भी एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल माना, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश की, ठीक है। तो जब वो अरेंज करता है ना, जब वो अरेंज करता है तो हर 8th एलिमेंट जो होता है, एवरी 8th एलिमेंट, तो वो क्या करता है, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लगभग सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी को ही उसने क्या किया कि हर 8वें नंबर पर एलिमेंट तो सेम रिपीट नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि मान के चलो हर 8वें नंबर पर मैंने वो बच्चा लगा दिया जिसको सिंगिंग पसंद है। देखो फर्स्ट वाला है सिंगिंग, फिर है डांसिंग, फिर ऐसे मैंने 7 कुछ भी लिया, किसी को मेहंदी पसंद है, फैशन डिजाइनिंग एक्सेट्रा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में मैंने फिर से ऐसा लगा दिया जिसको सिंगिंग ही पसंद है, ऐसे बच्चे को एक लाइन बनाई उस हिसाब से, ठीक है। तो हर 8वें जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी, इसी को इसने बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हैप्ट, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में कार्बन कंपाउंड्स में नाम रखे थे, हैक्स मतलब 6, हैप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, कभी सुनो है हेक्सागन, ऑक्टागन, बेटा कुछ ऐसा होता है जिसके 8 साइड होता है, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, ऑक्ट मतलब 8, मैं जस्ट यही समझाना चाह रही थी कि ऑक्ट मतलब क्या होता है 8, इस ऑक्टेव्स को तोड़ोगे तो मतलब क्या था 8। फिर मैंने समझाया कि हर 8वें नंबर पे प्रॉपर्टी सेम आ रही है, तो देखिए तो ये कहीं ना कहीं म्यूजिकल नोट से मैच करता है, जो इंग्लिश में नहीं होता, जो अपने इधर की तरफ होता है सा रे गा मा, ये वाला होता है ना, तो देखिए हर 8th पे पहले सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो हर 8th का, क्योंकि 7 तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टोटल है ही, सा रे गा मा पा धा नी और सा। 8th नंबर पे देखो फिर से सा आ गया, है ना। तो हर 8th पे उसने क्या किया, स्टार्ट किया हाइड्रोजन से खत्म किया कहाँ पे बेटा, थोरियम पे। इसके टाइम में टोटल 56 एलिमेंट नोन थे, 56 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके थे। तो हुआ क्या, लिथियम की किससे मैच किया, आगे जाके कहीं ना कहीं सोडियम से मैच किया होगा, बेरिलियम का कहीं ना कहीं जाके प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच किया, समझ पा रहे हो। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को मैंने ठीक से समझाने की कोशिश किया, समझ पा रहे हो आप लोग। आगे चले, अपनी बुक में भी लगभग यही दे रखा है,
हर 8वें नंबर की प्रॉपर्टी पहले से मैच करती है। इसको उसने म्यूजिक के ऑक्टेव से कंपेयर करने की कोशिश की और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ना। देखिए बेटा, ठीक है, यहाँ तक कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश किया गया था। अब बात आती है, ये सक्सेसफुल रहा, ठीक ठाक सक्सेसफुल रहा। अब बात करते हैं कि अगर नहीं रहा तो क्या डीमेरिट रही होगी, ठीक है, क्या कमियां रही होगी इसमें। अगर ये अपने आप में परफेक्ट रहता तो अगले बनाने की जरूरत या नौबत ही नहीं आई होती। अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हम यूज कर रहे हैं, क्या पता इससे भी बेटर कोई फॉर्मेट या कोई एक पूरा चार्ट तैयार हो पाए इन फ्यूचर। देखिए, डीमेरिट में अगर मैं बात करती हूँ, पहली फर्स्ट, ये जो ऑक्टेव्स है ना कि सेम 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 प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही हो पाई। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और जिसका एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है, ये जो थी ना हर 8वें के बाद रिपीट होती है, ये सिर्फ इसी एटॉमिक नंबर तक सक्सेसफुल हो पाया। इसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड डीमेरिट की बात करती हूँ तो बेटा ये है, इनके अकॉर्डिंग उस टाइम 56 एलिमेंट थे और इन्होंने मान लिया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट आज है और कल भी 56 ही रहने वाले हैं, कोई एलिमेंट ऐड नहीं होगा। जितने एलिमेंट थे सारे डिस्कवर हो चुके हैं, तो अपने आप में लगभग बहुत बड़ी डीमेरिट हो गई ना, ठीक है, समझ पाए हो। थर्ड अगर मैं बात करूं बेटा, इन्होंने क्या किया कि बहुत मतलब सबको बोल सकते हैं एटॉमिक मास की जो एटॉमिक मास को अरेंज करते हुए इंक्रीजिंग वे में होता है ना कि धीरे 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 बढ़ाते हुए जब ये चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे तो एटॉमिक मास को वहीं लाने के लिए, जैसे मान के चलो यहाँ 30 है, फिर एटॉमिक मास 31, 32, फिर यहाँ मान चलो 40 आना था, मान के चलो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यहाँ मान के चलो अगर 40 आना है तो 40 को 40 ही लाने के लिए, यहाँ पे 40 वाले को ही एडजस्ट करने के लिए एटॉमिक मास तो इन्होंने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसको होना चाहिए था, उस पोजीशन पे प्लेस कर दिया गया। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, वो जो ऊपर वाले एलिमेंट है ना उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। समझ पा रहे हो, एलिमेंट को एटॉमिक मास तक तो पहुंचा पाए लेकिन प्रॉपर्टी बहुत, इस 40 की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेंबल कर रही थी। समझ पा रहे हो। तो हुआ क्या, इन्होंने कोबाल्ट और निकल को हेलोजेंस के साथ रख दिया। हेलोजन, हेलोजन कौन से एलिमेंट है बेटा, बहुत बार कवर कर चुके हैं। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ रख दिया। किसको, कोबाल्ट और निकल को। जबकि कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है ना बेटा वो आयरन से मैच करती है कहीं ना कहीं, और कोबाल्ट और निकल को तो बेटा यहाँ रखा अपनी एनसीईआरटी में देखना, और आयरन जो लास्ट वाली पोजीशन है ना वहां पे कहीं है। देखो दिखाते हैं, देखिए अपनी टेबल में फिट करने के लिए न्यूलैंड ने क्या किया, दो एलिमेंट को सेम स्लॉट में डाल दिया, बट वो दो एलिमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफर थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में डाल दिया, सेम स्लॉट में डाल दिया। ठीक है, लेकिन किन के साथ डाला बेटा, हेलोजेंस के साथ, हेलोजेंस के साथ। और इसकी प्रॉपर्टी हेलोजन से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखो ये कोबाल्ट निकल है, जबकि ये मैच किससे करता है बेटा, आयरन से। आयरन का है देखो यहाँ पे, देखो कितना डिफरेंस हो गया। समझ पा रहे हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिमेरिट है। नेक्स्ट बेटा फोर्थ, नोबल गैस जो है ना, नोबल गैस Ng, नोबल गैस के आने के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है अपने आप में इररिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि और एलिमेंट जुड़ गए ना। इन्होंने तो सब कुछ अपनी जो चार्ट है वो एक होता है ना कि अपना खुद का आइडिया कि उन्होंने फिट करने की कोशिश की है, ये सोच रहे थे 56 के आगे होंगे ही नहीं। लेकिन जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, जब इनका आविष्कार हुआ, तब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इररिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया। अब
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो नहीं हो रहा था, नए नए एलिमेंट जुड़ते चले गए, उनको भी तो बीच में कहीं जोड़ोगे, अगर जोड़ोगे तो पूरा का पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ये किसके साथ बेटरली काम कर पाता है, लाइटर एलिमेंट्स के साथ, लाइटर एलिमेंट्स के साथ। नो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विद लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स ये 20 के बाद ये मैच नहीं कर पा रहा, 20 तक कर रहा था ना अच्छे से, इसके बाद नहीं कर पा रहा, तो ऊपर ऊपर के सारे लगभग लाइट एलिमेंट्स, ये हल्के एलिमेंट्स। नीचे जैसे जैसे ग्रुप में बढ़ते जाओगे हैवी एलिमेंट्स आते जाएंगे, लाइटर एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। ठीक है, वह एटॉमिक मास क्लियर है। पहला कैल्शियम के आगे नहीं था, दूसरा इन्होंने माना था सिर्फ 56 ही है और फ्यूचर में कोई डिस्कवरी नहीं होने वाली है, ये ही टोटल है। तीसरा अपनी टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए इन्होंने दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रखा, जबकि जिनके साथ रखा उनसे प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, बिल्कुल मैच नहीं कर रही। जैसे कोबाल्ट और निकल को हेलोजेंस के साथ रख दिया और इनकी प्रॉपर्टी किससे मैच करी बेटा, आयरन से। समझ पा रहे हो? ठीक है, नोबल गैस के आने के बाद अपने आप में ये जो पूरा क्लासिफिकेशन था इररिलेवेंट हो गया। डन। देखिए बेटा बाद में बहुत सारे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, अब इनकी डिमेरिट को पूरा करने के लिए या इसको और बेटर बनाने के लिए अगले साइंटिस्ट आते हैं मेंडलीव। इसको रफ कर रहे हैं हम। ठीक है, मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए जबकि एटॉमिक मास के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, ठीक है, देखो डॉबिनियर ने भी करने की कोशिश किया, इनसे पहले कौन थे, न्यूलैंड ने भी कोशिश किया, वो रिजेक्ट हो रहा था, एटॉमिक मास वाला जो पैटर्न था रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन अभी भी जो साइंटिस्ट है वो एटॉमिक मास के ऊपर ही, एटॉमिक मास के फंडामेंटल को लेके ही क्लासीफाई करने की कोशिश कर। उस टाइम और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। मान के चलो अभी मुझे यहाँ से लेके छत पे पहुँचना है, तो एक तरीका है सीढ़ी, जो पहले वाली सीढ़ियाँ होती थी, जो ऐसे वाली सीढ़ियाँ बेटा, ऐसे वाली सीढ़ियाँ, ऐसे वाली सीढ़ियाँ होती थी ना, तो सीढ़ी। ठीक है, मेरे से पहले बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन वो परफेक्टली नहीं उसमें अपने आप को अच्छे से मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे, बहुत डिमेरिट रह रही है, तो मैं उनसे बेटर करने की कोशिश करा। हर साइंटिस्ट उनकी कमियों को पूरा करके और जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है उसको अच्छा करने की कोशिश करा। तो सीडी मान के चल, जैसे एटॉमिक मास की बात करें, यही पैटर्न अभी भी साइंटिस्ट इसी को ही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस फर्क कितना कर रहे हैं, अब इस सीडी को और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या चेंज किया जाए। ये नहीं कि किसी और ही तरफ जाए, लाइक एक्सेलरेटर जो आजकल चल रहा है या फिर और नए नए इन्वेंशंस, समझ ही लोग वहां तक पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इसी में कुछ ना कुछ अच्छे चेंज करें कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है, देखिए इसमें आप बात करेंगे मेंडलीव जी के बारे में। एटॉमिक मास और उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, प्रॉपर्टी मेनली केमिकल और फिजिकल दोनों ही है वैसे, पर मेनली केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के बिहाफ पे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। अगर हम आप लोगों से बात करें तो उस टाइम बेटा 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे नॉन। जैसे मैंने आप लोगों से बात किया, किसकी किया, इससे पहले वाले जो रहे हैं उनके टाइम में 56 थे सिर्फ, जब तक ये आए बेटा तब तक 63 एलिमेंट नॉन हो चुके थे। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मास और जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बीच में एक रिलेशनशिप डालने की कोशिश की, एग्जामिन करने की कोशिश की, एनालाइज करने की कोशिश की कि आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या किया बेटा,
इन्होंने मेनली फोकस किया किसके ऊपर, जब ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स बना रहे हैं ना, उनके ऊपर फोकस किया। मेनली कंसंट्रेट रहे वो यहाँ तक कि जब एलिमेंट जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड्स बना रहे हैं, यही एलिमेंट्स, ये 63 एलिमेंट्स है। उन्होंने इन्हीं दो को क्यों चूज किया बेटा, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि ये दोनों है ना बहुत रिएक्टिव है, ये दोनों क्या है, बहुत रिएक्टिव है। और जो बात करने वाला है वो लगभग किसी से भी बात कर लेगा ना, तो ये रिएक्टिव है, तो समझते थे कि ये इन मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर ही लेंगे। इसी के बिहाफ पे क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसे रिएक्शन दिया होगा तो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। हाइड्राइड्स क्या होता है बेटा, जब एलिमेंट्स ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया होगा, और ऑक्साइड्स का जब ऑक्सीजन का के साथ रिएक्ट किया होगा। तो ये जो हाइड्राइड्स है, ये जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ, इसको भी उन्होंने अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो प्रॉपर्टीज है उनमें एक स्थान दिया। समझ में आए, एक बेसिक प्रॉपर्टी की तरह स्थान दिया। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला जो बना एलिमेंट्स के साथ, उन्होंने मेंडलीव को ट्रीट किया किसके बिहाफ पे, कि ये बेसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट की, ये एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन के लिए ये एलिमेंट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। समझ पा रहे हो ये लाइन, यहां तक का क्लियर है। देखते हैं इसके आगे का। उन्होंने क्या किया बेटा, 63 कार्ड लिए। क्यों, क्योंकि 63 एलिमेंट थे उस टाइम। ठीक है, समझ पा रहे हो। और कार्ड के ऊपर क्या लिखा बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज लिखी, कार्ड के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज लिखी। ठीक है, फिर क्या किया, उन कार्ड्स में से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको एक साथ अरेंज करने की कोशिश की। मान के चलो ये लाइन है, इसमें ये सिमिलर आ रहा होगा, ये लाइन है उसमें ये सिमिलर आ रहा होगा। मान के चलो ये सारे ब्लू शर्ट वाले बच्चे हैं, ये सारे येलो शर्ट वाले बच्चे हैं। समझ पा रहे हो। तो उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी को ऐसे कार्ड उठाया, अरेंज करके और बोर्ड के ऊपर पिन कर दिया। ठीक है, तो उसने ऐसे 63 कार्ड को अरेंज करने की कोशिश किया, उनको ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लगाया। तो उन्होंने पाया कि लगभग जो एलिमेंट्स हैं प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे जब वो ऐसा लगाते हैं तो ऐसा पाते हैं कि लगभग जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कवर हो जा रहे हैं। 63 में से लगभग कवर हो जा पा रहे हैं। और लगभग जो है वो किस ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, किस ऑर्डर में कवर हो रहे हैं, उनका जो एटॉमिक मास है ना उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका जो एटॉमिक मास है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और ठीक है, वो पाते हैं कि जो सिर्फ एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, वो पाते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो भी एक पीरियड के बाद दोबारा आ रही है, दोबारा रिएकर हो रही है। कैसे, कि जो लिथियम में थी ना बेटा, थोड़ा टाइम बाद वो सोडियम में आ गई। राइट, ठीक है, सोडियम के बाद बेटा वो कहीं ना कहीं पोटेशियम में आई होगी। तो जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद फिर से रिएकर हो रही है। समझ पाए यहां तक का। तो उसके बाद वो एक स्टेटमेंट देते बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक मासेस, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। The property of element are periodic function of their atomic masses. Okay, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है पूरा। देखिए सेंटेंस में भी यही सब लिख रखा है कि 63 कार्ड्स थे, उन्होंने उनको हर पे उसने प्रॉपर्टी लिखा, फिर उसने बोला हुआ है कि इनको उन्होंने छटनी करने की कोशिश की और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको ऐसे बोर्ड के ऊपर पिन करते चले गए सारों को। सेम सेंटेंस फॉर्म में भी ऐसे लिख रखा है, पिन कर दिया। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अपना स्थान बना पाए। हम भी सेम लाइन ही पढ़े। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी बोलती है, और वो कैसे अरेंज हुए बेटा, उन्होंने बाद में देखा तो वो अरेंजमेंट कैसा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के, एटॉमिक मासेज धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है ना उनकी भी सिमिलरिटी देखी एक पीरियडिक रिकरेंस के बाद, कुछ पीरियड के रिकरेंस के बाद। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या आ गया, लिथियम के बाद बेटा यहाँ पे आ गया होगा नियोन।
तो नियोन के बाद जब सोडियम आया होगा तो सोडियम और लिथियम की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उनमें सिमिलरिटी देखिए, एक पीरियडिक रिकरेंस के बाद कि कवर हो गया, फिर एक पीरियड के बाद रिपीट होगा, फिर कवर हो गया, फिर रिपीट होगा। तो फिर वो एक फॉर्मुलेशन अपना स्टेटमेंट देते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझ पा रहे हो कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन में है कि कुछ टाइम बाद वो लौट के फिर से आएगी एट्थ एलिमेंट पे। समझ पाए हो? अच्छे से कवर हो गया पूरा? ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, कि मेंडलीव। ये तो है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेसिक। अब हम इसके बारे में दो चीज पढ़ेंगे बेटा, कि मेंडलीव के अचीवमेंट्स क्या थे। इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ के कोशिश की है ना, थोड़ा और अच्छे से क्लासीफाई करने की कोशिश किया, और चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश किया। तो हम पढ़ेंगे कि इसके अचीवमेंट्स क्या थे, फिर देखेंगे क्या इसमें भी कोई कमी रह गई थी, रही ही होगी, नहीं रहती तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आती, अगर वो अपने आप में परफेक्ट रहती तो। ठीक है, तो इसका अचीवमेंट्स पढ़ेंगे, इनके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। कुछ इंस्टांस बेटा ऐसे देखे गए। अगर मैं इसके अचीवमेंट की बात करती हूँ, तो अगर मैं पहले अचीवमेंट की बात करती हूँ तो कुछ इंस्टांस ऐसे देखे गए, कुछ ऐसे वाक्य देखे गए जहाँ पे मेंडलीव जी ने जो एटॉमिक मास है वो स्लाइटली, जिसका थोड़ा बहुत कम है, उसको आगे पीछे करा और उनको फिट बिठाने की कोशिश किया। किस बिहाफ पे, कि कहीं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ना आ जाए, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। ठीक है, इसका था बेटा 58.9, इसका है 58.7। तो जिस हिसाब से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य देखे गए जहां अगर स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा बहुत एटॉमिक मास में डिफरेंस था, तो मेंडलीव जी ने कहीं उनका प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज का जो सीक्वेंस है, जो ग्रुपिंग है, जो क्लासिफिकेशन है, वो चेंज ना हो जाए, इसी बिहाफ पे इनका जो ऑर्डर था, इनको प्लेस करने का जो पोजीशन था, उसमें थोड़ा चेंजमेंट ला दिया। समझ पा रहे हो? तो इनकी पहली अचीवमेंट ये देखी जा सकती है। दूसरी अचीवमेंट देखी जा सकती है बेटा, इन्होंने अपनी जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें बहुत सारे गैप छोड़े हैं, और उन गैप को आप डिफेक्ट्स के तौर पे नहीं देखो, उन गैप को देखो कि वो बोल्डली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बता पा रहे हैं कि आगे इन फ्यूचर बहुत सारे जो तो बेटा वो उनका एग्जिस्टेंस को पहले ही बता पा रहे थे, वो बोल्डली बता पा रहे थे कि कुछ इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं। वो इन गैप में, इन जो जगह मैंने छोड़ी है वहां पे आके अपने आप को पोजीशन को प्लेस कर लेंगे। समझ पा रहे हो? तो जो मेंडलीव जी थे वो जो एलिमेंट डिस्कवर हुए भी नहीं थे, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी बता पा रहे थे। और उनको बेटा एक संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत नाम होता है, एक संस्कृत वर्ड इका, इका एज अ प्रीफिक्स उनके साथ यूज कर रहे थे। इका मतलब होता है वन, इका मतलब होता है वन। देखिए जब मैं बात करूं आप लोगों से, इन्होंने 3 एलिमेंट के बारे में एग्जाम्पल बोल रही हूं, जैसे इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, में भी यही सीक्वेंस है, जर्मेनियम। देखिए गैलियम, स्कैंडियम, ठीक है। देखिए बेटा ये तीनों जो एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट ये फ्यूचर में बहुत लेटर डिस्कवर हुए, बहुत बाद में डिस्कवर हुए। तो इनकी जगह छोड़ी, इनका जो नाम है बेटा उन्होंने इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन रखा, और लगभग बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी कुछ रहेगी, और ये इस वाले गैप में यहाँ जाके फिट होगा, इसके आसपास सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं। जबकि इनका जो रियल नेम है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लेट जाके डिस्कवर हुए, और ये उनको बहुत पहले ही बता पाए। समझ पा रहे हो? तो इन्होंने एक सिंबल डाल दिया कि ये बोरोन नहीं है बेटा, इका बोरोन है। ये जब भी डिस्कवर होगा ये ऐसा एलिमेंट रहेगा, इसकी यहाँ कहीं जगह रहेगी, ये वाली प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा। दोनों समझ पा रहे हो? पहला और दूसरा। देखिए अगर मैं थर्ड की बात करूं आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से थर्ड की बात करें तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा इनके टाइम तक भी नोबल गैस का एग्जिस्टेंस नहीं था।
या नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई, नोबल गैस हमेशा से रही होगी लेकिन नोबल गैस का आविष्कार नहीं होगा, डिस्कवर नहीं होगी कि ऐसा ऐसा कुछ है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि वो इनर्ट है, अपने आप में किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है, कि बेटा जो नोबल गैस है वो इनर्ट है, अपने आप में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रही है तो बहुत सारे कंपाउंड नहीं बनाएगी। एक बच्चा है जो स्कूल में क्लास में चुपचाप अकेले बैठा रहता हो, और एक है जो बहुत शरारती है, एक ऐसे मिजाज का जो सबसे घुलता मिलता रहता है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो ज़्यादा पॉपुलर रहेगा, उसको ज़्यादा ज़्यादा टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो पूरा स्कूल जानेगा। इसको कुछ लोग जानते होंगे जो इसको देखे होंगे या जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया होगा। तो नोबल गैस अपने आप में बेटा इनर्ट थी, रिएक्ट नहीं करती थी, रिएक्टिव नहीं थी। अगली बात है इसकी कंसंट्रेशन भी बहुत कम थी, कंसंट्रेशन भी नेचर में बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती, कम ही पाई जाती है, कम ही अमाउंट में नेचर में पाया जाता है। तो ये उस टाइम तक भी डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका जो एक होता है, इसका जो ये जब भी डिस्कवर हुआ तो इसमें क्या बोलते हैं, मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में जब भी नोबल गैस डिस्कवर हुई, जो मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में इसको प्लेस किया गया, इसकी पोजीशन दी गई, इसको प्लेस किया गया तो इजीली प्लेस हो गई बिना पूरे सीक्वेंस को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब किए बिना। समझ पा रहे हो? जब मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को प्लेस किया गया, जब भी ये डिस्कवर हुई इसके बाद, तो इजीली प्लेस हो गई बिना पूरे सीक्वेंस को डिस्टर्ब किए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तो अगर देखा जाए मेंडलिक का जो पीरियोडिक टेबल है कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल है, अपने आप में एक सक्सेसफुल मॉडल भी माना जा सकता है, बहुत हद तक सक्सेसफुल मॉडल माना जा सकता है। ओके, ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस थी, बहुत करेक्टली बता पा रहे थे चीज़ों के बारे में। ये स्ट्रेंथ मानी जा सकती है मेंडलिक पीरियोडिक टेबल की, कि जब ये गैसेस डिस्कवर हुई तो बिना इनको डिस्टर्ब किए उस ऑर्डर को, इनके लिए एक नया ग्रुप बना दिया गया और इनको प्लेस भी कर दिया गया, जबकि इनके बारे में पहले ही मेंशन कर चुके थे, हल्का सा भनक पड़ चुकी थी कि ऐसा ऐसा कई कोई एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे। देखो इन्होंने पहले भी गैप छोड़े थे ना, पहले ही भी गैप छोड़े थे आने वाले फ्यूचर पे कि ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे, उनकी प्रॉपर्टी, इससे पहले वाला पॉइंट। ऐसे ही नोबल गैस का भी एक नया ग्रुप बना। समझ पा रहे? तो इसके बहुत सारी अचीवमेंट है, बहुत यूजफुल है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करेक्ट भी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस थी अपने आप में। कुछ इसमें लिमिटेशंस भी रही लेकिन इन्हीं को ओरिजिनेटर माना जा रहा है। एनसीईआरटी बोलती है कि केमिस्ट ने सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया इनके मॉडल को, बट इनको इस पूरे कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेटर, जो स्टार्टर बोलते हैं कि ये अभी जो चीज़ है भी नहीं, इन फ्यूचर आने वाले जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके बारे में भी बहुत हद तक सही बता रहे, और मैक्सिमम जो बोले थे वो सेम उसी गैप में जाके फिट हो रहे हैं, वो ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ही कुछ उसका मास रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ठीक है सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी क्या कमियां रह गई इस मॉडल में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। डन, आपको इसको दोनों तीनों आपको इसके अचीवमेंट्स, मेन अचीवमेंट समझ में आए होंगे कि ये औरों से थोड़ा कैसे डिफरेंट था। अब देख लेते हैं इस मॉडल में क्या कमियां रही है। बेटा लिमिटेशंस, मेंडलीव लिमिटेशंस। देखिए फर्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन है ना, उसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन रहे हैं। हाइड्रोजन की पोजीशन है कि वो कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन रहे। देखो इसमें दो बेटा केस बन सकते हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस। पहला तो ये है कि इनको एल्कली मेटल के साथ प्लेस किया जाए, जो शुरू के मेटल थे लिथियम सोडियम, जो शुरू के एल्कली मेटल्स थे ना, वहाँ प्लेस किया जाए। ठीक है, उसका रीज़न क्या दिया जाता है, उसका रीज़न क्या देते हैं कि ये भी हेलोजेंस के साथ, जैसे एल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं हेलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन्स के साथ, इन सब के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। लाइक HCl, H2O, जैसे NaCl बना, सोडियम के ऑक्साइड्स बने, लिथियम के ऑक्साइड्स बने, से हाइड्रोजन भी कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। अब एक केस है बेटा जिसमें बोल रहे कि नहीं, इसको लास्ट में मतलब कि हेलोजेंस की कैटेगरी में इसको रखना चाहिए, हेलोजेंस की कैटेगरी में इसको प्लेस करना चाहिए। जैसे हीलियम लास्ट में था ना, नियोन गैस के जस्ट आगे, नोबल गैस के जस्ट आगे हेलोजेंस के साथ,
उसका क्या तर्क दिया जाता है, क्या रीजन दिया जाता है कि ये भी हैलोजन की तरह डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। डाई एटॉमिक फॉर्म मतलब बेटा X2 की फॉर्म, लाइक जैसे Cl2 है, Br2 है, तो हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं H2 की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है जब इंडिपेंडेंटली एलिमेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दोनों तर्क सही भी है, ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो भी सही है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कहाँ रखा जाना चाहिए, और मेंडलीव इस कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं सोल्व नहीं कर पाए थे, तो ये कहीं ना कहीं उसकी एक कमी रह गई, ठीक है, जिसको आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सोल्व किया गया कि ठीक है दोनों सही है, फिर भी क्या ज़्यादा बेटर था, ठीक है। सेकंड अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो आइसोटोप इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक मास तो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया ना? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ओके। देखिए हुआ क्या कि एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन केमिकल, बेटा मेरे हिसाब से ना एटॉमिक नंबर आएगा क्योंकि एटॉमिक मास आइसोबार्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेनली क्या है, देखो इस वाले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। ऐसा क्या है कि इन्होंने क्या करने की कोशिश किया, इन्होंने क्या करने की कोशिश किया, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट किया है, पूरे में एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट किया। तो अगर एटॉमिक मास के हिसाब से ही चलते रहे, एटॉमिक मास के हिसाब से ही चलते रहे, तो बेटा मान के चलो एटॉमिक मास के हिसाब से जो चार्ट है वो प्रिपेयर हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक ऐसा एलिमेंट का फॉर्मेशन, एक ऐसा एलिमेंट का प्लेसमेंट हो जाएगा, पोजीशन आ जाएगा बीच में कहीं कि उसका एटॉमिक मास तो डिफरेंस है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं आइसोटोप के एग्जांपल की आपसे बात करूं तो देखो बेटा इसका मतलब क्या है। देखो दो टर्म होती है, पहले तो टर्म ही समझते हैं, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोबार, आइसोटोप क्या होता है बेटा, जहां में एटॉमिक नंबर सेम होता है, और यहां क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक मास सेम। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर इससे नेक्स्ट वाले मॉडल में प्रपोज होता है, वहां पढ़ेंगे। और आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। तो देखो अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एटॉमिक मास डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो आइसोटोप में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम, और आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। समझ पा रहे हो? और इसमें क्या है, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। इसको जस्ट उल्टा बोला है। ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे दो कलर है, दो बच्चे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 50% बच्चे हरी कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं। इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि 50% बच्चे ग्रीन कलर की टी शर्ट नहीं पहने हुए हैं। तो लगभग सेम सेंटेंस या स्टेटमेंट है। इसको मैं अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो एग्जाम्पल देखो बेटा, कार्बन मेनली क्या पाया जाता है इस फॉर्म में, और नाइट्रोजन मेनली इस फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन का मास होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6, और नाइट्रोजन का होता है 7 और 14। लेकिन कार्बन का एक आइसोटोप है जो इस फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन का एक आइसोटोप है जो इस फॉर्म में भी पाया जाता है। देखो नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन तो मेनली इस फॉर्म में पाया जा रहा है, मेनली पाया जा रहा है। कार्बन का एक आइसोटोप है जो बहुत कम कंसंट्रेशन है सही, लेकिन इस फॉर्म में भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ देखो ये क्या है बेटा, अपने आप में आइसोटोप हो गया, अपने आप में क्या हो गया, आइसोटोप हो गया, अपने आप में क्या हो गया, आइसोटोप। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है बेटा, डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट है। मास ऊपर लिखा जाता है बेटा, ये मास है, तो हमें एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया ना, और एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये आइसोटोप है। अब इसमें मेंडलीव इनको अरेंज करेंगे, मेंडलीव किस हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, सब कुछ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं ना, एटॉमिक मास के हिसाब से। तो देखो ये और ये एटॉमिक मास के हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो बेटा ये कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे अरेंज किया होगा, 12 7 12 और नाइट्रोजन 7 14, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहा होगा कि वो ऐसे अरेंज कर रहे हैं ना। धीरे धीरे हुआ क्या
कि अगर इसको इसके साथ अरेंज करेंगे, एक ही कॉलम में अरेंज करेंगे, एक ही कॉलम में अरेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटा? क्योंकि ये जो अपनी प्रॉपर्टीज है ना वो तो इन दोनों की सिमिलर है, ये लोग सेम प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, मान के चलो, एग्जाम्पल दे दूं, मान के चलो ये अगर एसिड है बेटा तो ये बेस है, ये बेस है, लेकिन जब ये अरेंज कर रहे हैं तो इसके हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक मास के हिसाब से। जब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं बेटा तो ये 12 को 12 के साथ अरेंज कर रहे हैं, और इन्होंने ऐसा किया भी। तो क्या हो गया कि अरेंज करते टाइम एक तो एसिड आ गया और एक बेस आ गया एक ही कॉलम के अंदर। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रही हो? तो जब वो इस हिसाब से इस मॉडल में, इस चार्ट में इसको पोजीशन देते, इसको प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास को तो संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, देखो डिफरेंट है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो डिफरेंट है, लेकिन ये भले ही नाइट्रोजन का नहीं है, कार्बन का है, लेकिन सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट साथ में आ जाते हैं। तो आइसोटोप जो है वो मेंडलीव के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा। आइसोटोप को वो ठीक से प्लेस नहीं कर पाए। प्लेस कर रहे तो प्रॉपर्टी वाला जो उनका जो दूसरा वाला फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, वो एक कमी बना रहा है उस टेबल में, उस चार्ट के अंदर उसका पोजीशन। समझ पा रहे हो? तो आइसोटोप समझ में आया? अभी आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ बेटा, तो थर्ड प्रॉपर्टी मैं से बोल सकती हूँ ये लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट लिमिटेशंस है। तीसरी कमी क्या रह गई कि ना एटॉमिक मास के इंक्रीज होने का बेटा कोई एक फिक्स ऑर्डर नहीं होता। कि मान के चलो यहाँ पे एटॉमिक मास है, जैसे कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं कि बेटा ये 7 है, 6 था और ये 12 था, और यहाँ पे नाइट्रोजन है 7 है और क्या है 14 है। यहाँ पे देखो बेटा 2 का डिफरेंस है एटॉमिक मास में। अगला ही एलिमेंट है, जस्ट अगला, मेरे पीछे रो में पिछला लड़की या लड़का जो भी खड़ा होगा उससे मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो अगला ही एलिमेंट है लेकिन 2 का डिफरेंस है। वहीं हम थोड़ी देर पहले पढ़े कोबाल्ट और निकिल, ये 2 एलिमेंट है, आगे पीछे ही है, लेकिन देखिए 9 और लगभग 7, 0.2 का डिफरेंस है। 0.2 या इसको और ज़्यादा अप्रोक्सी करोगे तो 0.253 या समथिंग कुछ भी लगा लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो लगभग यहाँ 2 का डिफरेंस है डिजिट का, या डेसिमल में डिफरेंस है। तो एटॉमिक मास का बढ़ने का एक इस चार्ट में, इस क्लासिफिकेशन में, इस टेबल में कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है कि कैसे वो आगे आगे धीरे धीरे उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, कि उसका ऑर्डर कैसा रहेगा। तो कोई बता नहीं सकता ऐसे, मतलब कि उसको क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसे एज्यूम नहीं कर सकता, एनालाइज नहीं कर सकता कि इसके बीच में इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे और आएंगे तो कितने एलिमेंट आ सकते हैं। बट अगर 0.2 के हिसाब से चले तो ऐसे 10 एलिमेंट में इसके बीच में ले आऊँ, 5 भी ले आऊँ, क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस है, राइट? और क्या पता इसके बीच में एक एलिमेंट आ जाए 0.1 के डिफरेंस पे, क्या पता एक भी ना आया ऐसा ही रह जाए, क्या पता और भी पॉइंट में डेसिमल में जाके बहुत सारे आ जाए। तो कोई एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, तो कोई एज्यूम नहीं कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। एनसीईआरटी बोलती है इसके बारे में, ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रिडिक्ट करें कि कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। और जैसे जैसे हैवियर मेटल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ तो 2 है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके बीच में कितना आ जाएगा, समझ पा रहे हो? तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आगे मेंडलीव से नेक्स्ट आगे जो आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे मोज़ले है साइंटिस्ट, ये सर बोलते हैं कि उन्होंने जो अपना फंडामेंटल लिया वो एटॉमिक मास नहीं बेटा, एटॉमिक नंबर लिया। एटॉमिक नंबर एक के लिए एक ही होगा। 6 है तो 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। ये वाली जितनी समस्याएं है ना, सब लगभग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी तक का सबसे बेस्ट है। इससे आगे अभी इससे अगर बेटर कुछ तैयार होता है तो इन फ्यूचर वो लागू भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो सबसे बेस्ट है। इनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मोज़ले, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, जहां पे वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे, इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। और अभी तक जितनी भी समस्याएं देखी, लगभग जो न्यूलैंड में भी देखी, इनसे पहले जो साइंटिस्ट रहे, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी देखी, जितनी लिमिटेशंस थी, जितनी कमियां थी, लगभग हर कमी को ये कवर कर लेते हैं, ठीक है?
क्योंकि एक नंबर डाल दिया कि मैं 10 बच्चों के पीछे एक नंबर लिख रही हूँ, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। अगर मैं भागने के लिए बोलूँ तो, या फिर किसी भी काम के लिए बोलूँ तो सीक्वेंस वाइज आएंगे, पहले 1 वाला आएगा, फिर 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी को एक साइड में रख देते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, अभी तक हम लोग अपनी ये वाली क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जितना भी पार्ट बचा है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का कंप्लीट टॉपिक समझ में आया हो। मैंने कोशिश की हो कि मैं लगभग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर पर कर पाऊँ और एनसीईआरटी का एक समरी, एक होता है एक्सप्लेनेशन, आपके सामने रख पाऊँ। ठीक है, कोई डाउट हो, कैसे भी डाउट हो आप लोगों की, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप और लोगों से इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।